एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? तो ऐसा रक्त दिया जाना चाहिए जिसमें कोई आरएच फैक्टर हो ही नहीं। तो ओ माइनस जो है इसमें ना तो कोई आरएच फैक्टर है और ना ही कोई एंटीजन है, तो इस कारण से यह यूनिवर्सल डोनर है। सो राइट ऑप्शन डी होगा, यही दिया जाना चाहिए ओ माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो नसें होती हैं, नसों का में संकुचन आने की वजह से जो एरिया ऑफ ये क्रॉस सेक्शन है वो कम हो जाता है। एरिया कम होने की वजह से इसमें ब्लड को फ्लो कराने के लिए हार्ट को ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है, ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी क्रोमा से आया हुआ, क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु भार एवं परमाणु संख्या लगभग समान होता है? तो नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14 और परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 और परमाणु भार 16 होता है। मतलब ये रहा कि हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनकी परमाणु संख्या अलग और परमाणु भार अलग होगा, क्योंकि उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं है, इस कारण से इसका परमाणु भार और परमाणु संख्या दोनों ही सेम है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो इलेक्ट्रॉन 18 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 18 होंगे, और न्यूट्रॉन 20 है तो 20 और 10 30 8 38 होगा, मास नंबर 38 होगा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ बी में दिए गए स्रोत को स्तंभ ए में दिए गए उत्पाद से मिलाइए। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड चींटी में पाया जाता है, तो ए का 3 हो जाएगा। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, तो बी का 1 हो जाएगा। टार्टारिक एसिड किस में पाया जाएगा? इमली में पाया जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 3 2 1 हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 एंड सी का 2। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है? तो लोहा मैग्नेटाइट से भी प्राप्त किया जाता है और हेमेटाइट से भी, दोनों ही अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। और मोनाजाइट से क्या प्राप्त किया जाता है? मोनाजाइट से थोरियम और पीच ब्लेंड से यूरेनियम। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लराज एक्वारेजिया में क्या पाया जाता है? तो एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3 एंड HCl ये पाया जाता है। किस रेशियो में? 1:3 के रेशियो में पाया जाता है। 1 भाग जो है नाइट्रिक एसिड का होगा, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा इसमें। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 1 भाग नाइट्रिक अम्ल एवं 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा ऑप्शन होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होगा, और इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग लीनियर मोमेंटम P = mv, और उसमें v से डिवाइड कर दीजिए तो मास यानी द्रव्यमान मिलेगा। राइट ऑप्शन बी होगा। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, सेंसिटिव वेटिंग मशीन पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो देखिए, जब गहरी सांस लेगा, मान लीजिए कि ये तराजू का वेटिंग मशीन का ये सरफेस है, यहाँ पे ये आदमी जो है ये खड़ा है, यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, यहाँ पे ये खड़ा है, तो इस पे इसकी रीडिंग कितनी आएगी? जितना ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, और बदले में ये फ्लोर इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा इक्वल। तो जितना ये फोर्स लगाएगा, यानी जितने फोर्स से अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, उतना ही ये फोर्स इस फ्लोर पे लगाएगा, इस फर्श पे लगाएगा, और उतना ही इसकी रीडिंग होगी। तो यदि एयर को वो इनहेल करता है, तो इसका एयर को इनहेल किया तो एयर में कुछ ना कुछ तो मास होगा। 1 लीटर एयर का मास होता है 1.225 ग्राम। थोड़ा सा मास तो इंक्रीज किया ना, एयर का मास अंदर तो गया, तो इसका मास थोड़ा सा तो इंक्रीज किया।
थोड़ा सा इंक्रीज किया, मान लीजिए M2 जो हो गया थोड़ा सा तो ग्रेटर तो निश्चित रूप से होगा ना M1 से। तो पहले का वेट से अब जो वेट होगा इनहेल जब किया तो अब जो वेट होगा निश्चित रूप से ज़्यादा होगा, तो रीडिंग निश्चित रूप से थोड़ी सी बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी, तो बढ़ेगी मतलब वेट उसका इंक्रीज करेगा और रीडिंग बढ़ेगी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ़ पे फ्रिक्शन कम होता है। तो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा फ्रिक्शन कम होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। चलने के लिए फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम चलते हैं तो तिरछा ज़मीन को दबाते हैं और बदले में तिरछा ऊपर की ओर ज़मीन हम पे नॉर्मल रिएक्शन लगाती है। नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट ऊपर की ओर हमारे वेट को बैलेंस करता है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो आगे की ओर बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब फ्रिक्शन रहेगा। जितने भी व्हीकल्स हैं वो तभी चल पा रही है जब रोड और उसके टायर के बीच में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए ही तो टायर में खांचा खींचा जाता है ना, या हमारे चप्पल वगैरह में जो है खांचा खींचा जाता है फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए ही। तो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इस कारण से चलना कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पियर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं V = IR होता है। तो R = होगा V/I। V कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है, I कितना दिया है 10, तो 1.2 ओम होगा, 1.2 ओम। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी = होता है हाफ, मास को सेम रखना है, वेलोसिटी का दोगुना करता है। तो यहाँ 2 रख करके इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, 4 गुना। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे उपकरण एवं उसका ऊर्जा रूपांतरण दिया गया है, इनमें कौन सा समूह सही है। तो डायनेमो मतलब एक इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। तो किस में कन्वर्ट होगी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब टरबाइन को घुमाया जाएगा, यानी एक मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन लाया जाएगा, या तो कॉइल को मैग्नेट के चारों तरफ घुमाया जाएगा या मैग्नेट को कॉइल के चारों तरफ घुमाया जाएगा। मतलब मैकेनिकल एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है डायनेमो में। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनेमो यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये गलत है। विद्युत मोटर जैसे विद्युत मोटर में जैसे फ़ैन लगा हुआ है आपके कमरे में, तो फ़ैन लगा हुआ है तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और वो किस में, वो रोटेट कर रहा है। रोटेट मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो विद्युत ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी में यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, ये बिल्कुल सही बात है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये बदलता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने के क्या कारण हैं, यानी मिरेज क्यों उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मान लीजिए कि एक पेड़ है, ये ग्रीन कलर से जो मैं बनाया हुआ पेड़ है, और ये सोर्स ऑफ लाइट है, सन है। यहाँ से एक लाइट रे चली यहाँ पे और रिफ्लेक्ट होकर के आई। तो हम जानते हैं कि जैसे ऊपर का लेयर जो है डेंसर होता है और नीचे का लेयर रेयरर होता है। एक बात और ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल डेंसिटी और किसी पदार्थ की डेंसिटी बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर का लेयर डेंसर है, नीचे का लेयर जो है रेयरर है। तो जब डेंसर से रेयरर मीडियम में मान लीजिए ये लाइट रे चली और ये ब्लू पर आकर के यहाँ पे, तो इसको तो सीधे चले जाना चाहिए, यहाँ से ये डॉटेड लाइन के थ्रू जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये नॉर्मल से अवे बेंड करती है। ठीक है, नॉर्मल से अवे बेंड करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये वाला एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाने की वजह से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, मतलब इस सरफेस से जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में लौट जाती है। तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये रे किधर से आती हुई नज़र आएगी, इधर से कहीं से आती हुई नज़र आएगी ना। यहाँ मान लीजिए कोई खड़ा है, यहाँ पे यदि कोई खड़ा है यहाँ पे, तो ये क्या देखेगा कि ये जो रे आ रही है, इधर आंखें हैं, तो ये जो रे आ रही है ये पीछे से नीचे से आ रही है। इसका मतलब इस ट्री का, इस पेड़ का इमेज नीचे बन जाएगा। तो ये किसकी वजह से नीचे बना, इसका पेड़ का इमेज नीचे किसकी वजह से बना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, TIR की वजह से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर के लेयर डेंसर है, नीचे का लेयर
रेयरर है। तो TIR ही रिस्पॉन्सिबल है मिरेज बनने के लिए। और जो रेगिस्तानों में रहने वाले जो जानवर है वो पेड़ का इमेज नीचे देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि वहाँ पे कोई तालाब है, कोई पॉन्ड है, यानी कोई वाटर बॉडी है, जिससे कि उस पेड़ का इमेज नीचे बना हुआ है, दौड़ करके वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ कुछ रहता नहीं है। फिर दूर देखते हैं पेड़ और वहाँ फिर दौड़ करके जाते हैं तो कोई वाटर बॉडी रहता नहीं है। इस कारण से वो पूरे रेगिस्तान में दौड़ते रहते हैं, जिसको मृगमरीचिका कहा जाता है, यानी मिरेज कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो मानव शरीर का तापमान यदि फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो फार्मूला जो होता है F-32/9 इज इक्वल टू C/5। तो यहाँ से C का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। F के जगह पर आप 98.6 रखिए। 98.6 माइनस 32/9 इंटू 5 इज इक्वल टू C आ जाएगा। यहाँ से C का वैल्यू निकल करके आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। राइट ऑप्शन C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। राइट ऑप्शन C होगा। ये जेट इंजन के अंदर जो फ्यूल है वो बर्न करता है, बर्न करने के बाद में राख वगैरह वहाँ से तेज़ी के साथ बाहर निकलता है। तो बाहर निकलता है तो यहाँ जो एयर है इसको इधर की ओर आगे की ओर दबा रहा है, आगे की ओर। तो इसमें से जो मटेरियल है वो पीछे की ओर निकल रही है, तो निश्चित रूप से इस पे एक थ्रस्ट वर्क करेगा आगे की तरफ, एक थ्रस्ट लगेगा आगे की तरफ। तो जेट इंजन पे थ्रस्ट आगे की तरफ लगता है जिससे ये आगे की ओर मूव कर जाता है। तो ये किस पे, रिकॉइलिंग ऑफ गन वगैरह हो गया, सब ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविस एडिसन वाटरमैन ने 1883 में न्यूयॉर्क शहर में किया था और उन्होंने इसका पेटेंट 1884 में करवाया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाटरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो नवीन JB नार्लिकर नाम के एक साइंटिस्ट हुए। उन्होंने आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मॉडिफाई करके अपना एक नया नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रेजेंट किया था। किनके साथ मिल करके? एक और वैज्ञानिक हैं फ्रेड होयले के साथ मिल करके। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए JB नार्लिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो इसमें एथिलीन एक प्लांट हार्मोन है और ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है, एथिलीन। राइट ऑप्शन बी होगा।